हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन को पढ़ रहे हैं। इसमें से पहला चैप्टर चल रहा है मापन और मूल्यांकन। इसमें से मापन के आपके पूरे कंप्लीट हो गए थे, जितने भी उसके अंतर्गत क्वेश्चन बनते थे। अब हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन। इससे पहले वाले वीडियो में मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन की परिभाषा हो चुकी है। तो चलिए आगे इसी को जारी करते हैं। दिया हुआ है मूल्यांकन की परिभाषा के बाद कि उपरोक्त, नीचे से देखिएगा, उपरोक्त प्रक्रिया के विश्लेषण के आधार पर, मतलब जो परिभाषाएं हैं, उपरोक्त जो परिभाषा है उसके विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन कैसा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतः अनियंत्रित अवलोकनों का इसमें कोई स्थान नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा कि मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मूल्यांकन में क्या किया जाता था। मापन में तो अंक दिया जाता था कि हाँ कोई एक नंबर पे किसी को नंबर दिया जाता था 1 2 3 4, लेकिन जब मूल्यांकन किया जाता है तो उस क्रम दे दिया जाता है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो मूल्यांकन हो कैसा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो आगे चलिए, और दिया है इसमें कि मूल्यांकन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक उद्देश्य अथवा अपेक्षित व्यवहारीय परिवर्तनों को पहले से निर्धारित कर लिया जाए। मतलब क्या कह रहा है कि मूल्यांकन में यह महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहारीय परिवर्तन है उसको हम क्या कर लें, पहले से निर्धारित कर लें, क्योंकि इसके अभाव में उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में कोई अनुमान लगाना क्या है, संभव नहीं है। अगर हम पहले से क्या करेंगे, उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को निर्धारित नहीं करेंगे तो यह हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मतलब उनमें क्या परिवर्तन या क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी इसको क्या किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि यह बालक के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य तथा प्रभाविता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है ना। जब मूल्यांकन कर दिया जाता है उसी से तो पता चलता है कि इसमें गुण, मूल्य या प्रभाविता क्या है, और उनके आधार पर क्या किया जाता है, उनके भावी मतलब आगे की, भावी मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भावी मीन होता है आगे की जो कार्यक्रम है उनका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि आगे ऐसा कर सकता है, आगे वैसा कर सकता है। पांचवा देखिए और लास्ट दिया हुआ है कि यह शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा के निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षा में जो उद्देश्य प्राप्त की सीमा होती है उसको निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है कि हाँ इस सीमा के क्या करेंगे, आप उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर मूल्यांकन के परिभाषाओं के आधार पर कथन दिए हुए थे। तो चलिए आगे देखते हैं मूल्यांकन की नवीन धारणा अथवा शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। मतलब मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षा में किस प्रकार से होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए दिया है जॉन ड्यूबी, इनका पूरा ड्यूबी दिया है यहाँ पे, इनका पूरा नाम है जॉन ड्यूबी। इन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन के लिए क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी क्या है, प्रक्रिया है। कभी भी पूछे कि किसने कहा कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो जॉन ड्यूबी ने इसको कहा था। शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से, तो एक पहला होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव, तीसरा होता है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। तो इन्होंने बताया जॉन ड्यूबी ने कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वो त्रिमुखी होता है। इसमें 3 कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो पहला उद्देश्य हमारा शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव यानी सीख के क्या करना, अनुभव करना, और तीसरा है हमारा मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। तो तीनों याद रखिएगा आप लोग कि शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है, जॉन ड्यूबी ने दिया है। शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसके 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, तीनों मुखी प्रक्रिया में। तो पहला आपका है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है आपका मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। तो चलिए इन्हीं के
आगे कंटिन्यू करते हैं जॉन डीबी को। देखिए आगे इन्होंने क्या कहा कि जॉन डीबी ने शैक्षिक मूल्यांकन के 3 बिंदु या अंग होने के कारण इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। जॉन डीबी ने क्या कहा, क्योंकि इसके शैक्षिक मूल्यांकन जो होते हैं इसके 3 बिंदु या अंग होते हैं, इसीलिए जॉन डीबी ने इसको क्या कहा, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। उपरोक्त तीनों अंग परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, जिसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये देखिए बना हुआ है ना त्रिभुज की तरह। तो ये क्या कह रहा है, ये जो आपके तीनों उद्देश्य है, या जॉन डीबी ने जो कहा है कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो इसमें क्या, पहले देखिए यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य दिया हुआ है, दूसरा आपका अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि जो आपका ये शैक्षिक मूल्यांकन होता है कैसे प्रक्रिया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया, तीनों प्रक्रियाओं को आप याद रखिएगा। आगे इसके देखिए कि उपर्युक्त त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन के उपकरण स्थित है। इन तीनों के आपस में क्या होते हैं, पारस्परिक निर्भरता होती है। मतलब ये जो तीनों आपकी प्रक्रिया होती हैं, ये क्या होती हैं, इनमें पारस्परिक निर्भर, एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता है। इसलिए जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसको तीनों को मिलकर क्या हुआ है, बनाया गया है। इस प्रकार बालक के व्यवहार परिवर्तन या मूल्यांकन का जो सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य तथा अधिगम अनुभव से है, मूल्यांकन या व्यवहार परिवर्तन वह प्रमाण है। मतलब जो मूल्यांकन होता है या जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह यह प्रमाण है जो उद्देश्य की प्राप्ति का संकेत प्रस्तुत करते हैं तथा उनके माध्यम से अधिगम अनुभव की पर्याप्तता का पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि सीखने के अनुभव या शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है, शिक्षार्थियों को शैक्षणिक उद्देश्यों की ओर ले जाने में कहाँ तक क्या होती है, सक्षम है। मतलब मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, ये सीखने का अनुभव या शिक्षक की प्रक्रिया में क्या करते हैं, सीखने का अनुभव करते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके शैक्षिक उद्देश्य की ओर ले जाने में कहाँ तक वह सक्षम है। इससे स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया और परीक्षण दोनों उद्देश्य केंद्रित होने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। इन तीनों को हम निम्न प्रकार से समझेंगे। मतलब जो हमने क्या किया, तीनों त्रिमुखी प्रक्रिया देखा मूल्यांकन के, उसमें पहला आपका क्या था, शिक्षा उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य कहिए उसको। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा के उद्देश्य में कि बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वही क्या कहलाते हैं, शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया संभावित होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षिक उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि जो भी हम क्या करें, शिक्षा दें, वो क्या करे हो, बालक तथा समाज के हित में हो, और बालक के हित को देखते हुए बालक के व्यवहार के अनुसार, मतलब या बालक में जिन परिवर्तनों को हम करना चाहते हैं उसी के करना चाहते हैं वे क्या कहलाते हैं, शैक्षिक उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप, शिक्षा का उद्देश्य यही है हमारा कि बालक एवं समाज के हित को देखें और हम शिक्षा के द्वारा जो बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा उद्देश्य क्या होता है कि किसी चीज़ में क्या करें, हम परिवर्तन ला दें या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। तो यही तो हमारा उद्देश्य होता है। तो हमारा शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि बालक के हित में हो, कोई भी अगर हम परिवर्तन करें या बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को हम करना चाहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें आपको क्या करना है, देखिए दिया है कि इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक जो होता है विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है ना। जब शिक्षक क्या करे, उद्देश्य के अनुकूल, जैसा उसका पहले में शिक्षा का उद्देश्य बनाया, दूसरे में क्या किया उसने, उद्देश्य के अनुकूल, जैसा उद्देश्य है उसी के अनुसार क्या करे, विद्यालय के वातावरण को प्रस्तुत करे जो बालक के सीखने के अनुभव द्वारा उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। मतलब
अधिगम अनुभव के अंतर्गत क्या करना है कि जो शिक्षण उद्देश्य हमको प्राप्त करना है उसी के अनुसार हम विद्यालय का वातावरण बना दें, जिससे क्या हो, बालक को सीखने में, अनुभव उत्पन्न करने में सहायता मिले, है ना। मतलब जो आपका एनवायरनमेंट होता है कक्षा का या फिर कक्षा के बाहर का जैसा भी वातावरण रहेगा तो उसी के अनुसार तो बच्चा सीखेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अधिगम अनुभव में विद्यालय का जो वातावरण होता है वो उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा है हमारा व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन में हम क्या देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत है ना। अगर हम किसी बालक को कुछ बता रहे हैं और उसमें वो चीज़ सीख लिया है, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, पूर्ण हो चुका है, और बालक क्या कर रहा है, उस अपने व्यवहार में उसने परिवर्तन कर लिया है, तो यही क्या कहलाता है, अगर हम शिक्षण उद्देश्य की प्राप्त करने का जो संकेत देता है वही हमारा क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार के द्वारा ही तो हम देखते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है, एकदम सीख लिया है, उसको शिक्षक उद्देश्य जो हम उसको देना चाहते थे, जो हमारा उद्देश्य था, उसने उसको प्राप्त कर लिया है। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। आगे देखिएगा कि मूल्यांकन के एक तीनों बिंदु एक दूसरे से संबंधित है, अतः जैसे ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब ये तीनों जैसे ही क्या होते हैं, इनका निर्धारण हो जाता है तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, आरंभ हो जाती है, जो बालक में वांछनीय परिवर्तन की प्राप्ति के साथ समाप्त होती है। मतलब जो वांछनीय परिवर्तन होते हैं जब वो बालक में हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आगे देखिएगा हम लोग मूल्यांकन की शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषाओं को और देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर पटेल के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। तो ये किसने कहा, अगर आप में आ जाए कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है तो किसने कहा है, डॉक्टर पटेल ने। फिर इन्होंने और देखिए क्या बताया है कि डॉक्टर ये भी देखिए दिया हुआ था कि शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया, तो जॉन डीबी। लेकिन शैक्षिक मूल्यांकन की चतुर्मुखी प्रक्रिया किसने दी, तो डॉक्टर पटेल। कब दिया था, तो 1978 में। इन्होंने क्या बताया, 4 बिंदुओं के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया की व्याख्या की जो निम्नवत है। कौन कौन से हैं, तो पहला इसमें इन्होंने क्या बताया है, चौथे में कि विषय वस्तु, उसके बाद शैक्षिक उद्देश्य, फिर अधिगम क्रिया और मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, तो डॉक्टर पटेल ने क्या बताया, शैक्षिक मूल्यांकन की बताया कि ये 4 मुखी होती है। कौन कौन सी 4 मुखी होती है, तो पहला है विषय वस्तु, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य, तीसरा है अधिगम क्रिया, चौथा है मूल्यांकन पद्धति। उपरोक्त चारों बिंदुओं के आपस में सहसंबंधित हैं तथा प्रत्येक पहलू अन्य 3 स्तर पर निर्भर करता है। मतलब क्या इन्होंने बताया कि जो चारों बिंदु हैं वो आपस में सहसंबंधित है, एक दूसरे से संबंधित हैं, और प्रत्येक जो 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक जो पहलू होता है अन्य तीनों पर क्या होता है, निर्भर होते हैं। डॉक्टर पटेल की शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को अग्र चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब आगे देखिए इस तरीके से इन्होंने क्या बताया है, 4 मुखी। वहाँ पे हम त्रिभुज के द्वारा पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बनाया, 4 मुखी इन्होंने बताया है। पहला इन्होंने क्या बताया, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वही मतलब विषय वस्तु, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य, तीसरा है, पहला है आपका पाठ्यक्रम, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य, तीसरा है आपका अधिगम क्रिया, और चौथा है आपका मूल्यांकन पद्धति। तो एक इसने बताया है कि डॉक्टर पटेल ने बताया कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होती है वो प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है। आगे देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की चतुर्मुखी प्रक्रिया का फिगर है, इस तरीके से इन्होंने बताया है। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि मापन तथा मूल्यांकन के बिना शैक्षिक प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो उपरोक्त आपने सीखा उसके अध्ययन से यह पता चलता है कि जो मापन होता है और मूल्यांकन होता है, इसका शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसके बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है, और शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। तो ये 4 मुखी प्रक्रिया और 3 मुखी प्रक्रिया याद रखिएगा आप, किसने और कब दिया है, कैसे बनाया है, इन्होंने क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज हम यहीं तक सीखते हैं, इससे आगे हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और इसको आप नोट बनाते चलिएगा। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जब आप नोट बना के लिखेंगे तो आपको जब पेपर आएगा तो उससे पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये जो आपका पहला और दूसरा पेपर है, यानी आपका शैक्षिक मूल्यांकन वाला और समावेशी शिक्षा वाला,
इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे और नोट बनाते चलेंगे तभी आपका क्या होगा, पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मत सोचिए कि इसमें ऐसे हेडिंग लिखवा के या किसी तरीके से आपको बता दिया जाए। इसमें एक एक पॉइंट आप लोग पूरी बुक पढ़िए और बुक पढ़ने के बाद जो जो मेन पॉइंट हो उसको क्या कीजिए, नोट बनाते हुए चलते रहिए। जिससे क्या होगी, जब आपकी पेपर होगी तो आप नोट देखिएगा अपना और आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे शैक्षिक मूल्यांकन का हो चाहे आपका समावेशी शिक्षा का हो। तो फुल बुक आप लोग उसको पढ़िए और नोट बनाते चलिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।